ये जो वर्तमान सत्ता संरचना है, इस सत्ता संरचना पर जो भी सवाल उठा रहे हैं उनको जो है किसी न किसी बहाने, किसी भी षड्यंत्र के अंतर्गत जो है उनको सलाखों के पीछे रखा जा रहा है या उनकी घेराबंदी किया जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां लगातार पैदा की जा रही हैं। हम लोग याद करें पानसारे को और कलबुर्गी को, दाभोलकर को, गौरी लंकेश को, ये महज कुछ बौद्धिक ही नहीं थे। ये सारे बौद्धिक जो हैं तर्क, ज्ञान और वैज्ञानिक परंपरा के प्रहरी तो थे ही, उसके साथ साथ वो जो एक धार्मिक कट्टरतावाद है जो हमारे भारतीय समाज की सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना पर भी लगातार प्रहार करते थे। आज 13 फरवरी, जाने माने चिंतक, लेखक, एक्टिविस्ट प्रोफेसर तुलसीराम का परिनिर्वाण दिवस है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आखिर मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी प्रोफेसर तुलसीराम जी को कैसे याद करें, इस विषय पर बात करने के लिए आज खास मुलाकात में लखनऊ से वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं अम्बेडकरनामा में। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। नमस्कार रतनलाल जी, धन्यवाद। बस बढ़िया, ठीक है। चलिए अब सीधे अम्बेडकरनामा, आपने कभी देखा है एपिसोड? हाँ, देखा है मैंने पहले। अच्छा, तो हमारी परिपाटी है कि हम शुरू करेंगे, उसके बाद सीधा फ्लोर आपका होगा और आपको अपनी बात रखनी है। कैसे याद करें तुलसीराम जी को? आप उनके साथ रहे होंगे, मिले होंगे। मैं एक बार उनका लेक्चर सुना था लेकिन मैं मिल नहीं पाया था, ये अनफॉर्चुनेट मेरे लिए था। जी जी जी। हाँ, तो आप मिले होंगे, बात हुई होगी संगोष्ठी में, सेमिनार में, कागजातों का आदान प्रदान, तमाम तरह के अनुभव होंगे, व्यक्तिगत भी और एकेडमिक भी। तो कैसे याद करेंगे? मैं पहले प्रोफेसर तुलसीराम जी की स्मृति पे सादर नमन करता हूं और संयोग की बात है कि उनसे हमारी मुलाकात का या उनसे परिचय का सिलसिला बहुत पुराना है। बहुत पुराना इस तरह कि जब वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे राजनीति शास्त्र के, उन्हीं दिनों मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का राजनीति शास्त्र का छात्र था और उन दिनों तुलसीराम जी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो छात्र संगठन था उसमें बहुत सक्रिय थे बीएचयू में, और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट फेडरेशन की इकाई थी मैं उसमें सक्रिय था। अच्छा। तो यह सक्रियता हम लोगों की, यानी कि जो छात्र मोर्चे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्टूडेंट विंग था उसके मोर्चे पर वो भी सक्रिय थे और हम भी सक्रिय थे। तो स्टूडेंट फेडरेशन के जो सम्मेलन होते थे उन सम्मेलनों में मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और यह इस तरह हुआ कि मेरी भी पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा रुचि थी और तुलसीराम जी की भी थी। तो उन दिनों उत्तर प्रदेश स्टूडेंट फेडरेशन के एक महासचिव थे गोविंद नारायण श्रीवास्तव, वे मेरे क्लास फेलो थे और क्योंकि प्रदेश के वो महासचिव थे तो तुलसीराम जी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि भाई तुलसीराम जी से आपका परिचय है कि नहीं? हमने कहा कराइए। तो उन्होंने, मुझे याद आ रहा है कि लखनऊ के सम्मेलन में मेरी तुलसीराम जी से मुलाकात कराई और उसके बाद हुआ ये कि 1973 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दैनिक जनयुग का प्रकाशन शुरू किया दिल्ली से। तो दिल्ली का जो दैनिक जनयुग था उस जनयुग के साप्ताहिक परिशिष्ट में तुलसीराम जी का लेख अक्सर प्रकाशित होता था। अच्छा। और हाँ, और स्टूडेंट यानी मैं शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, 73 में शुरू हुआ और 73, 74, 75 इन वर्षों में तुलसीराम जी का जनयुग में लेख प्रकाशित होता था और एक स्टूडेंट फेडरेशन की राष्ट्रीय स्तर का एक पाक्षिक समाचार पत्र था युवा वेदी, उस युवा वेदी में भी वो लिखते थे।
तो उनके लेखों के माध्यम से ये परिचय और सघन हुआ और मैं स्वयं जनयुग में लिखा करता था और जनयुग अखबार जब शुरू हुआ तो मैं उसका लखनऊ में राज्य संवाददाता नियुक्त हुआ। तो इस वाह! तरह जो है एक जनयुग की जो पत्रकारिता थी उसके माध्यम से मैं तुलसीराम जी के लेखन से परिचित हुआ। लेकिन उसके बाद बनारस छोड़ करके वे दिल्ली चले गए, अजय भवन में रहने लगे और उनका दिल्ली जाना भी कम्युनिस्ट पार्टी की पहलकदमी से ही हुआ था और मोहित सेन जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, वे तुलसीराम जी की बौद्धिक क्षमताओं से प्रभावित होकर के दिल्ली का जो पार्टी स्कूल था, दिल्ली के पार्टी स्कूल में उन्हें ले गए कि वे वहाँ की क्लासेस लेंगे। उस सिलसिले में फिर उसके बाद वो जेएनयू में उन्होंने प्रवेश लिया। उनकी पीएचडी अधूरी रह गई थी बीएचयू में। जेएनयू से उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की, तो वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब वो जेएनयू में उनका शोध उन्होंने किया, फिर जेएनयू में प्राध्यापक हुए, तो मेरे साथ उनका बहुत जीवंत रिश्ता जो है उन दिनों बहुत बरकरार न रहा। यानी जब कभी दिल्ली जाता था, जिन दिनों वे अजय भवन में रहते थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में, तो उनसे मुलाकात हो जाती थी। जेएनयू के दौरान मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई। लेकिन जब अश्वघोष पत्रिका का यानी कि लगभग 1.5 दशक बाद जब नागपुर से अश्वघोष पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और तुलसीराम जी ने उसका संपादन शुरू किया, तो उनका लखनऊ आना जाना शुरू हुआ। और ये बात मुझे लग रहा है कि 1997-98 की होगी। तो क्योंकि लखनऊ में कुछ दलित कार्यकर्ता थे ऐसे जिससे कि अश्वघोष पत्रिका की सदस्य था और उसको कुछ आर्थिक संसाधन प्राप्त होते थे। उस सिलसिले में उनका आना जाना प्रारंभ हुआ लखनऊ में और एक दलित सक्रिय कार्यकर्ता चौधरी जी थे, प्रदेश की पुलिस सेवा में थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो उन चौधरी जी के बेटे मेरे कार्यालय में यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में हमारे साथ वो थे, अधिकारी थे। तो तुलसीराम जी जब आते थे तो उनसे मिलते थे और मैं भी उसी कार्यालय में वहीं बैठता था, तो मुझसे भी परिचय उनका था, तो मुझसे भी मुलाकात होती थी। तो इस तरह उस अश्वघोष पत्रिका का पहला अंक मुझे याद है कि वो लेकर के आए थे और मुझको दिया, कहा कि भाई इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया है और आप लोगों से लेखन का सहयोग चाहिए। और वो सिलसिला रहा उस पत्रिका के माध्यम से और मुझसे कुछ लिखवाना भी चाहते थे। और तो अश्वघोष पत्रिका की जब शुरुआत हुई तो मुझसे उनका जो है एक फिर नवीनीकरण हुआ संबंधों का और कई बार घंटों-घंटों तक वो मेरे कक्ष में मेरे सामने बैठते थे, वो संवाद होता था। और मेरा कार्यालय यानी मेरा जो कक्ष था लखनऊ के लेखकों का एक तरह से अड्डा था, लोगों का आना-जाना था। मुद्रा राक्षस भी वहीं पर आ जाते थे। तो तुलसीराम जी, मुद्रा राक्षस जी, हम लोग बैठ कर के घंटों वहाँ चर्चा और संवाद करते थे। और आज जिस मुर्दहिया और मणिकर्णिका की इतनी प्रशंसा है और जो हिंदी साहित्य समाज में भी और जो पूरे बौद्धिक समाज में इतनी जो चर्चित कृति है, मैं कह सकता हूँ कि उसकी शुरुआत या उसकी नींव मेरे ही कार्यालय में मेरे सामने पड़ी। इस तरह कि एक दिन हुआ ये कि मुद्रा राक्षस जी और तुलसीराम जी हम लोग साथ बैठे हुए थे और हम लोग किसी चर्चा में मशगूल थे। उसी समय तद्भव के संपादक अखिलेश, जो कि जाने-माने कथाकार हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो वो भी उसी समय आए। और फिर मैंने तुलसीराम जी से परिचय कराया कि ये प्रोफेसर तुलसीराम जी हैं जेएनयू के। तो अखिलेश से परिचय हुआ और उस परिचय के बाद अखिलेश ने मुझसे कहा कि भाई तुलसीराम जी कुछ लिखते क्यों नहीं? मैंने कहा कि भाई ये लिखते तो बहुत पहले से थे, मैं जानता हूँ, लेकिन इधर इनका लिखना जो है इस तरह का नहीं है, तो कहें कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ लिखवाऊँ इनसे। तो हमने कहा ज़रूर लिखवाइए। तो फिर दूसरी बार जब तुलसीराम जी आए, तो मैंने अखिलेश को बुलाया और मैंने कहा कि भाई आप इनसे बात कीजिए।
तो वहीं पर उन्होंने तुलसीराम जी से एक प्रस्ताव किया कि भाई आप कुछ लिखिए, कुछ संस्मरण लिखिए। तो मुझे याद आता है कि संभवतः पहली बार उन्होंने कुछ सोवियत संघ के बारे में कुछ संस्मरण या कोई इस तरह की चीज़ें लिखी थी, तो वो पहली बार तद्भव में छपा। उसके बाद अखिलेश उनके पीछे लगे और उन्हें तैयार किया कि वे अपने संस्मरण लिखें, अपने जीवन के संस्मरण लिखें। तो इस तरह तद्भव में वो लिखने का सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हुआ। तो फिर वो जो है मुर्दहिया के रूप में, फिर बाद में मणिकर्णिका के रूप में हम लोगों के सामने है ही है। लेकिन बाद में जब वो बहुत बीमार रहने लगे, जब उनकी डायलिसिस होने लगी, तो उस डायलिसिस के दौर में भी, यानी कि जब मणिकर्णिका लिख रहे थे तो उस समय उनकी डायलिसिस हो रही थी और अखिलेश के मन में संकोच भी था। वो मुझसे कहते भी थे कि इस तरह की स्थिति है, लेकिन उनका जो शुरू हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा हो। तो अखिलेश उनको फ़ोन करते थे और कई बार ऐसा होता था कि फ़ोन पर तुलसीराम जी बात करने की स्थिति में भी नहीं होते थे। उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी। लेकिन फिर भी अखिलेश अब संप्रेषित करते थे उनको अपनी बात और वो फिर डिक्टेट करते थे। तुलसीराम जी जो है मणिकर्णिका का काफ़ी हिस्सा ऐसा है कि जो उन्होंने डिक्टेट किया और वो प्रकाशित हुआ। और उनसे मेरी अंतिम मुलाकात मैं समझता हूँ कि उनके निधन के 1.5-2 वर्ष पूर्व हुई थी, जयपुर के एक सेमिनार में। जयपुर के एक सेमिनार में वो आए थे और दिल्ली से डायलिसिस करा के गए थे। यानी कि उनकी हर 3 दिन पे डायलिसिस होती थी, तो दिल्ली से करा करके फ्लाइट से वो जयपुर गए और जयपुर में उस सेमिनार में रहे और मुझे याद आता है कि उन्होंने बौद्ध दर्शन पर अद्भुत भाषण दिया, यानी मंत्रमुग्ध कर देने वाला। उस सेमिनार का विषय तो साहित्यिक था, लेकिन तुलसीराम जी आए तो उनसे ये आग्रह किया गया कि भाई उन्हें मन चाहे विषय पर वो बोलें। तो उन्होंने कहा मैं बौद्ध दर्शन पर बोलूँगा और करीब सवा घंटे तक वो बोलते रहे, मंत्रमुग्ध लोग सुनते रहे। और संयोग की बात ये है कि उस 3 दिन का वो कार्यक्रम था और 2 दिन रुके थे। अगले दिन आए थे और 1 दिन बाद तक रुके थे। वापसी उनकी मेरे साथ ही थी, यानी कि जयपुर से दिल्ली तक हम लोग एक ही फ्लाइट में एक साथ अगल-बगल की सीट पर बैठे थे। तो ज़ाहिर है कि जयपुर का एयरपोर्ट और फ्लाइट के दौरान और फिर दिल्ली से हमें दूसरी उड़ान लेनी थी लखनऊ तक के लिए। तो उस दौरान हम लोगों की बिल्कुल कई घंटों की मुलाकात, बहुत सी बातें, बहुत से संस्मरण, साहित्य की दुनिया की बातें, डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन और प्रसंगों के बारे में और बहुत से और जेएनयू के प्रकरणों के बारे में बात हुई। तो वो मेरी बहुत ही अच्छी मुलाकात रही और बीच-बीच में मुलाकातें तो होती ही रहती थी। तो इस तरह से मुझे याद है इतने कष्ट में, इतने शारीरिक व्याधि के स्थिति में भी उसको मणिकर्णिका का लेखन तुलसीराम जी ने पूरा किया। और मैं एक बात यह भी देखिए रतनलाल जी मैं कहना चाहूँगा कि प्रोफ़ेसर तुलसीराम उस तरह के दलित लेखक नहीं थे, जिस तरह से आज हम दलित लेखन को, दलित चिंतन को हम आज समझते हैं। और वे दलित बौद्धिकों या दलित लेखकों से भिन्न मुझे इस तरह लगते हैं कि वो मार्क्सवाद के रास्ते अम्बेडकरवाद के तक पहुँचे थे। यानी कि राहुल का अध्ययन उन्होंने किया था राहुल सातत्यायन का और बनारस में जब थे तो उनको भागो नहीं बदलो किताब मिल गई थी और भागो नहीं बदलो को उन्होंने बिल्कुल चाव के साथ पढ़ा और उससे प्रभावित हुए। तो राहुल जी का जो वैचारिक यात्रा थी, वो वैचारिक यात्रा आर्य समाज, फिर बौद्ध दर्शन, फिर मार्क्सवाद, यानी आर्य समाज बौद्ध दर्शन से होते हुए मार्क्सवाद तक पहुंचे थे। तुलसीराम जी की यात्रा इसके उलट थी, यही मार्क्सवाद यानी कि वो आजमगढ़ के रहने वाले थे, बनारस में उनकी शिक्षा हुई। उन दिनों का आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर यानी पूरे पूर्वांचल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था।
कई कई एमएलए होते थे और मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। गाजीपुर से सांसद सरजू पांडे हुआ करते थे। आजमगढ़ से भी सांसद होते थे, झारखंडी राय होते थे। तो एक पूरा एक जिसे कहा जाए कि एक कम्युनिस्ट आंदोलन से वो आजमगढ़ का और बनारस और गाजीपुर, ये पूरा एक राजनीतिक वातावरण था। इस तरह के राजनीतिक वातावरण में तुलसीराम जी की एक बौद्धिक निर्मित हुई। तो एक साथ 2 तरह के उन्हें अनुभव हुए। यानी कि वो एक क्योंकि समाज के बिल्कुल सर्वहारा वर्ग से आए थे और उनके पिता जो हैं या उनका परिवार जो था जिसे कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी, यानी कि बंधुआ मजदूर परिवार से आए हुए तुलसीराम जी जब बनारस पहुंचे तो उनको एक जो कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ उनका जुड़ा हुआ, जो छात्र आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ, तो एक समता समानता का एक जो आदर्श था, जो वैश्विक आदर्श था, उससे उनका परिचय हुआ। लेकिन इस परिचय के दौरान ही यानी कि जहां एक मार्क्सवाद को एक मुक्त की विचारधारा के रूप में उन्होंने जाना, वहीं जो उनके एक व्यक्तिगत अनुभव हुए, यानी कि बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर मनोरंजन झा थे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के ही छात्र थे तुलसीराम जी। तो मनोरंजन छात्र के ये प्रिय छात्र थे और मनोरंजन झा जो वहाँ का जो वामपंथी आंदोलन था, उसके लिए तुलसीराम जी का बहुत उपयोग करते थे कि जुलूस हो, जलसा हो, सेमिनार हो। तो तुलसीराम जी बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह समर्पित होकर के काम करते थे, बिना किसी चाहत के, बिना किसी पद के। लेकिन तुलसीराम जी को धीरे-धीरे इस बात का एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा काम मैं करता हूँ, चाहे सभाओं का हो, चाहे सेमिनारों का हो, चाहे स्टडी सर्किल्स हो, लेकिन जब कोई अवसर आता है जिसमें कि एक जिम्मेदारी देने का यानी किसी पद की बात होती है, तो दूसरे लोगों का चयन कर लिया जाता है। इससे उनके मन में दुख हुआ करता था। तो उस दुख और संताप को वो अंदर तक झेलते रहे, लेकिन कभी-कभी उसका प्रकट भी करते थे। प्रोफेसर काशीनाथ सिंह, जो हिंदी के बड़े लेखक हैं, आप जानते हैं, तो काशीनाथ सिंह ने मुझे बताया कि एक बार तुलसीराम जी उनके पास आए। तुलसीराम जी छात्र थे वहाँ के, काशीराम जी अध्यापक थे हिंदी विभाग के, लेकिन फिर भी तुलसीराम जी गए उनके पास और उनसे कहा कि भाई देखिए, मैं इतना काम करता हूँ पार्टी का। काशीनाथ जी पार्टी सदस्य नहीं थे, लेकिन हमदर्द थे, तो उनसे उन्होंने बताया और तो काशीनाथ जी ने मुझको बताया कि तुलसीराम जी के मन में बहुत दुख था इस बात का कि एक मैं एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है एक भेदभाव का बर्ताव किया जाता था। लेकिन इससे मार्क्सवाद के प्रति कहीं भी उनकी एक दुराव नहीं हुआ, एक दूरी नहीं हुई, लेकिन मन के अंदर इस तरह के जो और भी अनुभव थे। बीएचयू के जो दूसरे साथी थे, नरेंद्र सिन्हा, जो छात्र आंदोलन के उस जमाने में बड़े नेता थे, बीएचयू छात्र यूनियन के अध्यक्ष थे, वो मेरे भी मित्र थे। दीपक मल्लिक, जो कि वहाँ प्रोफेसर बाद में हुए, उन जमाने में छात्र नेता थे। तो दीपक मल्लिक, नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, इस तरह के जो छात्र नेता थे, इनकी संगत में आकर के तुलसीराम जी जो है मार्क्सवाद के दर्शन से दोनों तरह का यानी सैद्धांतिकी से भी और उसके व्यवहारिक पहलू से भी अवगत हुए। लेकिन जेएनयू में जाने के बाद शुरू के यानी कि दिल्ली जाने के बाद शुरू के 3-4 वर्षों तक जब तक वो अजय भवन में रहे, तब तक तो कम्युनिस्ट पार्टी के कुलवक्ती कार्यकर्ता के रूप में यानी होल टाइम वर्कर के रूप में रहे। लेकिन जेएनयू में जब उनका प्रवेश हुआ, जब अपना शोध उन्होंने पूरा किया, तब वो एक जिसे कहा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी की या उसके छात्र संगठन की गतिविधियों में उतने सक्रिय नहीं रहे। लेकिन एक बात कि यानी कि अगर हम तुलसीराम जी की निर्मित की बात करें, तो तुलसीराम जी की निर्मित मार्क्सवाद और जो उसमें सोवियत संघ का जो प्रभाव था, एक बौद्धिक जगत में प्रभाव था और उसके माध्यम से उन्होंने देखिए शुरू में अंगोला के मुक्ति संघर्ष पर किताब लिखी, फिडेल कैस्ट्रो पर। जो इस तरह का जो लेखन था, वो वामपंथी जो राजनीति थी, वामपंथी राजनीति के प्रभाव में उनका था।
तो मैं समझता हूँ कि तुलसीराम जी के जीवन के माध्यम से, यानी कि मार्क्स और अंबेडकर, यानी मार्क्स से चल करके जो उन्होंने अम्बेडकरवाद तक की यात्रा की, जो बौद्ध दर्शन में जिस गहराई गहनता के साथ उन्होंने उसका अध्ययन किया और जिन निष्पत्तियों तक पहुंचे, तो उन्हें ये लगा कि वो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन से या मार्क्सवाद से उनको कभी वितृष्णा नहीं हुई, लेकिन उसकी जो अनुपस्थित थी, यानी कि वर्ग की बात होती थी, वर्ण की बात नहीं होती थी। और एक दो और अनुभव थे तुलसीराम जी के। एक अनुभव जो कि मैं साझा करना चाहूंगा, वो था कि 1975 में गाजीपुर के शेरपुर गांव में भूमिहारों ने दलितों का गांव जला दिया था, दलितों की झोपड़ियां जला दी थी और बहुत से दलितों की हत्या हुई थी। तो उस शेरपुर कांड के दौरान जो है गाजीपुर के जो जिला मजिस्ट्रेट थे, वो देवी दयाल जी थे, वो स्वयं दलित थे और बहुत सहानुभूति रखते थे और वो करके तो तुलसीराम जी उन दिनों बनारस में थे और तुलसीराम जी ने वहां जाकर के गाजीपुर गए वो और शेरपुर गांव गए और एक रिपोर्ट तैयार की। अकेले गए वहां पर, अकेले जाकर के वो जो पूरा दहन हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्होंने उस रिपोर्ट को, जो कम्युनिस्ट पार्टी का दैनिक प्रकाशित होता था दिल्ली से, उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट को दिया। लेकिन ये वाकई बहुत शर्मनाक है और मैं दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उस जनेऊ अखबार ने शेरपुर कांड की रिपोर्ट को नहीं प्रकाशित किया। तुलसीराम जी के मन पर इसका गहरा आघात लगा। कितनी मेहनत से तैयार की हुई रिपोर्ट जो है उस पर नहीं प्रकाशित हुई। यद्यपि वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक दूसरे जो युवा संगठन का अखबार था, वो पाक्षिक, उसमें तो प्रकाशित हुई, लेकिन दैनिक में नहीं प्रकाशित हुई। अब उसके न प्रकाशित होने के पीछे क्या कारण थे, प्रकट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि उस रिपोर्ट को रोका गया। इस घटना का भी तुलसीराम जी के मन पर प्रभाव पड़ा। तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे और लेकिन एक पूरा भारतीय संदर्भों में उनका मानना था और उनका ठीक मानना था और हम सबका ये मानना है कि अगर जो है भारतीय समाज में शोषण की प्रक्रिया को समझना है, तो वर्ग के साथ अगर वर्ण से जोड़ करके नहीं समझा जाएगा, वर्ण भेद नहीं समझा जाएगा, तो वर्ग संघर्ष की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर दलित ही सर्वहारा है। यानी औद्योगिक क्रांति के जरिए यहाँ पूंजीवाद नहीं आया है। ये तुलसीराम जी मानते थे, तुलसीराम जी ने इसको लिखा भी है कि भारत में पूंजीवाद जो है वर्णाश्रमी व्यवस्था के कंधे पर सवार होकर के आया है। तो वो इस बात पर जोर देते थे और बहुत पढ़ाकू थे तुलसीराम जी। तो तुलसीराम जी ने सब कुछ पढ़ा था, यानी कि भारत में मार्क्सवादी विचार या मार्क्सवादी आंदोलन या कम्युनिस्ट आंदोलन का उदय, महाराष्ट्र में डांगे और वहाँ केरल के अंदर नंबूद्रिपाद, इन सारे लोगों की भूमिका को के बारे में उन्होंने जाना था, समझा था। तो मार्क्सवाद के अंतर्विरोधों को वो समझते थे। तो जब मैंने ये कहा, शुरू में ही मैंने कहा कि अन्य दलित बौद्धिकों की तरह और अन्य दलित लेखकों से भिन्न थे, तो उनकी भिन्नता एक इस तरह की थी कि वे मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद के बीच में एक सेतु बनाना चाहते थे और एक बौद्ध दर्शन की एक छत्र छाया, यानी कि एक दार्शनिक आधार पर वो बौद्ध दर्शन को, यानी कि देखिए वामपंथ में भी, कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा, वो वेदों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ढूंढ लेते थे। लेकिन तुलसीराम जी का कहना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी वेद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं करते।
उसमें उनको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नहीं मिलता। तो तुलसीराम जी की यह जो बौद्धिक यात्रा थी, तो मैं समझता हूँ कि तुलसीराम जी के और देखिए तुलसीराम जी जो है अ, मायावती की भी उन्होंने आलोचना की है और बहुजन समाज पार्टी की भी आलोचना की। यानी कि वे जो है एक ऐसे बौद्धिक थे कि जो आत्मालोचना का भाव रखते थे और अंबेडकरवाद के प्रति भी खुली दृष्टि रखते थे, मार्क्सवाद के प्रति भी खुली दृष्टि रखते थे और अंत तक उन्होंने इसका निर्वहन किया। मैं समझता हूँ कि उन्हें कम आयु मिली। अगर उनका जीवन स्वस्थ रहा होता, उनको और आयु मिली होती, तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको अभी वो और काम करते और जिस तरह से उनका बौद्ध दर्शन के बारे में, जिस तरह से उनका चिंतन जो है गहन चिंतन था, तो और उनकी अगर जिस पुस्तक को तैयार करने की उनकी एक इच्छा थी और जिसकी तैयारी वो कर भी रहे थे, तो अगर वो कर पाते, तो मैं समझता हूँ कि समूचे एक आज जिस मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में एक सेतु की बात की जाती है, एक चाहत व्यक्त की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि तुलसीराम जी एक सेतु का काम कर सकते थे। इसलिए क्योंकि वे एक उत्पीड़ित समाज से आए थे, उस दंश को झेल करके भी आए थे, लेकिन उस उत्पीड़न और उस दंश को व्यक्ति के दंश के रूप में उन्होंने नहीं व्यक्त किया। और उसके पीछे ये है कि एक ऐसे दर्शन से, यानी कि मार्क्सवादी दर्शन में उन्होंने आंखें खोली थी, तो एक शोषण का जो व्यापक वैश्विक आधार था, उस वैश्विक आधार और एक जो है दुनिया कि गति किस तरह चलती है, इसके मूलभूत आधार को समझते थे। तो उसको वे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देना चाहते थे, बौद्धिक स्तर पर भी और एक व्यवहारिक स्तर पर भी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी प्रतिभा, यानी कि बंधुआ मजदूर इस तरह के परिवार से आकर के और रतनलाल जी मैं आपको एक बात और बताऊं, एक बार वो मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे कार्यालय में मुद्रा राक्षस जी भी थे। तो तुलसीराम जी अपने बचपन की बात बताने लगे कि हमारा बचपन कैसे था और वो बहुत ही एक जिसे कहा जाए सामान्य ढंग से बताने लगे कि भाई बरसात के दिनों में ऐसा होता था कि बरसात में पानी जब बरसता था तो खेतों में पानी भर जाता था कि जब खेतों में पानी भर जाता था तो हम लोग बाल्टी लेकर के खेतों में जाते थे और इसलिए बाल्टी लेकर के जाते थे कि खेतों में जो चूहे के बिल होते थे उस चूहे के बिल से चूहे निकलते थे, तो वो हम पानी अपने बाल्टी में लेते थे तो चूहे भी आ जाते थे, तो हम चूहों को लाते थे और फिर वो बताने लगे कि फिर वो हम उन चूहों को चावल के साथ उन चूहों को उबाल करके और फिर बताने लगे कि हम मसल-मसल के यानी कि चूहा और चावल मिला करके मसल करके जो भी बनता था उसको खाते थे। आप विश्वास कीजिए रतनलाल जी, मैं जिस समय वो ये कह रहे थे मैं सुन नहीं पा रहा था, यानी मुझको उबकाई महसूस हो रही थी। तो मुझे ये लगा कि तुलसीराम जी जिस जीवन से निकल करके आए हैं, जो उनके जीवनानुभव हैं, उन जीवनानुभवों को हम सुन नहीं पा रहे। हमारे कान मतलब हमारा जी चाह रहा है कि ये थोड़ा रुक जाएँ, अब इसको यहीं पर रोक दें। तो इससे वह जो सैद्धांतिकी कही जाती है कि दलित दलित ही दलित का की पीड़ा या उत्पीड़न को समझ सकता है, तो इसे जो ये अभिव्यक्ति तुलसीराम जी ने की मुझे लगा कि शायद जो ये बात महज सैद्धांतिक नहीं है, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो एक ऐसे जीवन से निकल करके एक जेएनयू के प्रोफेसर, एक उस विभाग के अध्यक्ष, एक प्रकांड विद्वान और एक ऐसे गद्य के लेखक, देखिए मैं तो साहित्य की दुनिया का व्यक्ति हूँ, तो मुर्दहिया और मणिकर्णिका में जो जीवन है वो तो जीवन है ही, लेकिन जो जिस तरह का गद्य उन्होंने लिखा है और यानी कि
जाहिर है कि वो उपन्यास नहीं लिख रहे थे, कहानी नहीं लिख रहे थे, कोई भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं लिख रहे थे, एक जीवनानुभव को व्यक्त कर रहे थे। उस जीवनानुभव को जिस सहज ढंग से और जिस रचनात्मक भाषा में उन्होंने व्यक्त किया, उसकी सराहना समूचा हिंदी संसार करता है। और तुलसीराम जी एक बड़े बौद्धिक थे। बड़े बौद्धिक होने के साथ-साथ जिस तरह से वो एक बड़े लेखक के रूप में हमारे सामने आए, यानी कि आत्मकथाएँ बहुत सी हैं, जो हिंदी में आई हैं, मराठी से अनुवाद होकर के आई, बहुत अच्छी आत्मकथाएँ हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन है, दया पवार की है और लिम्बाले जी की है, बहुत सी बहुत अच्छी-अच्छी वो है। लेकिन तुलसी राम जी की जो आत्मकथा है, वो विशिष्ट है और वो विशिष्ट इन अर्थों में है कि वो जो है उनका जो एक गाँव का जीवन था, उनका जो विद्यार्थी जीवन था, उसके साथ-साथ जो एक राजनैतिक जीवन था। उस राजनीतिक जीवन के साथ हम समाज और राजनीति की व्यापक अंतःप्रक्रिया को समझ सकते हैं। और आज जो है उनके उस लेखन के माध्यम से उनके कई वैचारिक लेख भी ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक उन्होंने यानी कि जो दलित सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात कही जाती है, उसपे एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण लेख है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, नहीं होती है। उसका शीर्षक था रति शिथिला की थकान। वो अश्वघोष के अंक में प्रकाशित हुआ था, तो बहुत महत्वपूर्ण लेख है। यानी कि दलित सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कैसा होना चाहिए और यह सौंदर्य शास्त्र भिन्न कैसे है। एक जो है तथाकथित मुख्य धारा के सौंदर्य शास्त्र से, इसमें उन्होंने बहुत ही एक जिसे कहा जाए कि एक जटिलता के साथ, संश्लिष्टता के साथ अभिव्यक्त किया है। तो उनके इस तरह का उनका जो राजनैतिक लेखन है उसको तो पढ़ा ही जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो सांस्कृतिक लेखन है, जिसमें कि साहित्यिक समझ के बीज मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज जब दलित विमर्श की इतनी चर्चा है और तुलसीराम जी का जो लेखन है, उस लेखन पर एक बार जो है गंभीर चर्चा फिर से होनी चाहिए। हम जी, आज उनको याद कर रहे हैं, उनका आज स्मरण दिवस है, तो इस स्मरण दिवस पर मैं समझता हूँ कि जो उनका लेखन है और अश्वघोष में जो कई चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, जो उनपे एक विशेषांक निकला था एक पत्रिका का, उसमें कुछ चीज़ें संग्रहित भी हैं, लेकिन अलग से उन्हें संग्रहित किया जाना चाहिए और उन्हें चर्चा और विचार का माध्यम बनाना चाहिए। तो तुलसीराम जी को मैं इसी तरह से याद करता हूँ और यानी कि तुलसीराम जी मेरे लिए यानी कि जो तुलसीराम जी लेखक तुलसीराम हुए, उसके पहले यानी कि जो छात्र तुलसीराम जी थे हमारे, मैं कैसा हम अलग-अलग विश्वविद्यालयों में थे, विषय हमारे एक थे। अलग-अलग मतलब एक संगठन हमारा था, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में था, तो इसलिए मैं अपना एक समझता हूँ कि सहजात बुद्धिजीवी, सहजात बौद्धिक, सहजात सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदार करने वाला, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे तुलसीराम जी से इतना लंबा मेरा परिचय था, इतने लंबे समय से मैं जानता रहा हूँ और आज मैं उनको इस तरह से याद करने का मुझे अवसर मिल पा रहा है। और देखिए तुलसीराम जी को लेकर के बहुत विद्वेष भाव भी रहा। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम में यहाँ के उन दिनों विभागाध्यक्ष कालीचरण स्नेही जी थे। तो उन्होंने चाहा था कि तुलसीराम जी की जो आत्मकथा का पहला भाग है मुर्दहिया, उसको हिंदी के एमए के पाठ्यक्रम के एक पेपर में शामिल किया जाए। उसको लेकर के यहाँ पर जो एक सवर्णवादी एक ग्रुप है जो लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसने बहुत विरोध किया और अंततः जो है उसमें शामिल नहीं होने दिया। वो एक बहुत ऐच्छिक पेपर में या किसी तरह से कहीं शायद है। तो इस तरह का हुआ, मैंने उस समय उस पे लिखा भी था। तो इस तरह के विरोधों का सामना उनको अपने जीवन में भी करना पड़ा था और देखिए मतलब पता नहीं इसको आप कैसे लेंगे,
लेकिन मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और तुलसीराम जी ने स्वयं मुझसे कहा भी था कि भाई मैं तो मार्क्सवादियों के बीच भी उपेक्षित रहा हूँ और अपने दलित साथियों के बीच में भी मेरे प्रति उपेक्षा का भाव रखा जा रहा है। तो तुलसीराम जी इस दंड से भी होकर गुजरे थे। तो मैं समझता हूँ कि मार्क्सवादी साथियों को भी और हमारे जो दलित बुद्धिजीवी दलित साथी भी हैं, दोनों को भी इसका प्रतिकार करना चाहिए। वो ये प्रतिकार ही है कि आज अम्बेडकर नामक इस मंच पर हम जो है प्रोफेसर तुलसीराम जी को हम याद कर रहे हैं। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ रतन लाल जी। शुक्रिया सर। और आपने बहुत ही अनछुए पहलू उनके जीवन के आपने बताया, जैसे आपके ऑफिस में उनकी आत्मकथा की नींव रखी गई थी, प्लानिंग वही हुई थी, हाँ, ये वो नहीं जानते। इसका और हाँ, पंच लाइन तो मेरे समझ में आ रहा है कि मार्क्सवाद में ही उपेक्षित रहे हैं और वही कारण था कि अम्बेडकरवाद की ओर वो बढ़े होंगे, समझे होंगे। और एक दो बात और है सर कि आजकल के जो अमूमन दलित लेखक हैं वो भारतीय वामपंथी और मार्क्सवाद को एक ही समझ लेते हैं। और वो डॉक्टर हाँ, अम्बेडकर की एक लाइन डॉक्टर अम्बेडकर की एक लाइन है, उन्होंने लिखा था कि भारत भर के जितने कम्युनिस्ट जितना मार्क्सवाद पढ़े होंगे उससे ज्यादा किताबें मैंने अकेले पढ़ी है। तो निश्चित रूप ज्ञान से, का निश्चित रूप मर्ज जो है वो तो उसके रास्ते गुजरना ही पड़ेगा। शुक्रिया सर, से। बीच-बीच में हाँ, आप आते रहिए, अम्बेडकरनामा पे चर्चा करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। एक छोटा-सा मंच मैंने तैयार किया है जिसमें साहित्यिक गपशप है, अम्बेडकर साहब को और तमाम बहुजन नायकों को पढ़ा जाता है, बातचीत होती है, सुना जाता है, लोग सुनते हैं। तो बीच-बीच में आइए, अच्छा रहेगा। पूरे अम्बेडकरनामा परिवार की ओर से प्रोफेसर तुलसीराम को आदरांजलि। और दोस्तों ये पूरा वीडियो सुनिए, तुलसीराम जी के बारे में ऐसी अद्भुत जानकारियाँ हैं जो आपको और नहीं मिलेगी। सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्कार।